किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की प्रमुख खास खबरों पर। जीएसटी की तरह लगेगा किसान मंडियों में सिर्फ एक टैक्स। बेहतर मानसून से रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन की संभावना। किसान समृद्धि योजना से बढ़ेगी खेती योग्य भूमि। 15 सितंबर तक धान खरीद की तैयारियां पूरी करने के सरकार के निर्देश। मुख्यमंत्री लखनऊ से करेंगे ऋण माफी योजना की शुरुआत और नई तकनीक बढ़ाएगी किसानों की आय। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में अब जीएसटी की तरह ही वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था से किसानों और व्यापारियों को अब जगह जगह मंडी शुल्क देने से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही किसान घर बैठे ही मोबाइल से प्रदेश की सभी मंडियों में अपनी उपज को बढ़िया दामों में बेच भी सकेंगे और बिचौलियों के बिना ही उपज का दाम भी सीधे किसानों के खाते में आ जाएगा। मंडी परिषद इस योजना से किसानों और व्यापारियों को परिचित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है। इनाम परियोजना के मास्टर ट्रेनर प्रदेश भर की मंडियों में किसानों और व्यापारियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही इससे होने वाले लाभ की जानकारी दे रहे हैं। वर्तमान में इस योजना में किसानों और व्यापारियों को पंजीकृत करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि वर्तमान खरीफ सत्र 2017 से 18 में खाद्यान्न उत्पादन पिछले सत्र के 13 करोड़ 80.4 लाख टन के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ सकता है। खेती के रकबे का बढ़ना और लगातार दूसरे वर्ष भी बढ़िया मानसून के चलते इस बार ये संभावना जताई जा रही है। पिछले दिनों कृषि सचिव ने बताते हुए कहा कि अभी तक धान, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना और जूट जैसी खरीफ फसलों की 80% से भी अधिक बुआई का काम पूरा हो चुका है और कुछ भागों में ये काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। फिलहाल देश भर में बाढ़ के चलते तकरीबन 19 लाख हेक्टेयर फसल का रकबा प्रभावित हुआ है। प्रदेश सरकार ने खेती योग्य भूमि की कमी को देखते हुए प्रदेश के बीहड़, बंजर और अनुपयोगी जमीनों को खेती योग्य बनाने की दिशा में एक पहल की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत अनुपयोगी जमीनों को खेती योग्य बनाकर इन्हें किसानों को आवंटित कर दिया जाएगा। 5 वर्षों में इस योजना में 477.33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस धनराशि से 1,56,000 हेक्टेयर जमीन का सुधारीकरण किया जाएगा। बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़कर प्रदेश के 68 जिलों में इस योजना की शुरुआत होगी, क्योंकि बुंदेलखंड के इन 7 जिलों को वर्तमान में विशेष पैकेज का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद की सारी तैयारियां 15 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों, खरीद एजेंसियों, सहकारी समितियों के निबंधक और संभागीय खाद्य नियंत्रक को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने और बिचौलियों के माध्यम से धान की खरीद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही बिचौलियों के साथ साठगांठ रखने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में 16 अगस्त तक धान खरीद केंद्रों के चयन के साथ ही सभी जिलों में धान की खरीद के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश भी दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआत लखनऊ में 17 अगस्त को करेंगे। राजधानी के स्मृति उपवन में होने वाले इस तरह के पहले आयोजन में 9,500 किसानों को ऋण माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद अन्य जिलों में भी प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की ओर से किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। जिला मुख्यालयों पर होने वाले ऋण माफी योजना के कार्यक्रम के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रदेश सरकार नई तकनीक से गन्ने की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही बीमार पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की भी सरकार की योजना है। प्रदेश में ट्रेंच विधि से खेती की तकनीकी के इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रदेश के शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा प्रति इकाई गन्ना एवं चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए गन्ना विकास विभाग और चीनी मिल प्रतिनिधियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 25 से 29 अगस्त तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा गन्ना खेती के सभी आयामों पर जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई, मृदा नमूना एकत्रीकरण व मृदा परीक्षण और गन्ने के रस का ब्रिक्स, पोल और प्योरिटी विश्लेषण का लाइव डेमो भी दिया जाएगा। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की।
गेहूं लखनऊ में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,585 रुपए, गोंडा में 1,550 रुपए और शाहजहांपुर में 1,690 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिका। गुड़ की बात करें तो लखनऊ में 3,450 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3,960 रुपए, गोंडा में 3,475 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 3,245 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिका। आलू की बात करें तो लखनऊ में 650 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 525 रुपए, गोंडा में 725 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में आलू का भाव 475 रुपए प्रति क्विंटल की दर रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। है खरीफ की प्रमुख फसल, नाम है इसका धान। वैज्ञानिक ढंग से खेती की तो खूब बढ़ेगा मान। बहनों भाइयों, हमारी खरीफ की फसल मुख्य फसल है धान, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और धान की अगर खेती हम वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन अच्छा होगा तो लाभ भी हमें अच्छा मिलेगा और लाभ अच्छा मिलेगा तो हमारा मान भी बढ़ेगा। तो बहनों भाइयों, वैज्ञानिक ढंग से खेती किस तरह से की जाती है और कैसे हम इसकी अपनी फसल की देखभाल करते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उप कृषि निदेशक बाराबंकी अनिल कुमार सागर जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। अनिल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमारी धान की फसल प्रमुख खरीफ फसल है, तो इस समय अगर हम मौसम की बात करें तो इस समय हमें किस तरह के हमारी फसल में सामयिक कार्य करने हैं? देखिए, इस समय जो जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस फील्ड में जी कि रोपाई हुए करीब 20 से 30 दिन की फसल तैयार खड़ी हुई है जी। और यही वो समय होता है, बिल्कुल ठीक टाइम होता है जबकि लोगों को, हमारे किसान भाइयों को अपने खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने धान में या किसी भी फसल में खरपतवारों का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो वो होगा क्या कि उसके जो पोषक तत्व हैं वो खरपतवार ले लेंगे जो फसल को मिलने चाहिए। इसलिए मैं तो अपने किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि वो अपनी 20 दिन के बाद जैसे ही फसल बढ़वार को तरफ बढ़ती है
तो उसमें खरपतवारनाशी रसायन जरूर प्रयोग करें। कॉमनली यानी कि सामान्य तौर पर लोग ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं। क्या रसायन के अलावा भी कोई विकल्प है जिससे हम बिना रसायन के प्रयोग के हम खरपतवार पर नियंत्रण कर सकें? देखिए, जैसे कि पहले होता था, जब ये पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तब लोग मैनुअली इसको करते थे, हाथों से खरपतवार का नियंत्रण करते थे। लेकिन इधर धीरे धीरे जो हमारे मजदूरी है वो काफ़ी बढ़ी है तेज़ी से, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ने लगी। हमें क्या करना है कि अपनी खेती में लागत कम करनी है। जितनी कम लागत कर लेंगे उत्पादन उतना हमारा फायदेमंद होगा। इसलिए हम लोग इसको खरपतवार नियंत्रण के लिए जो ये प्रचलित दवाएं हैं इनका प्रयोग करने लगे हैं। अन्यथा इसको हम लोग हाथ से भी निराई गुड़ाई करके भी निकाल सकते हैं, और ये तो हमेशा से अच्छी चीज़ रही है, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टि से ये कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, इसलिए दवाओं का प्रयोग करते हैं। अनिल जी, जैसे कि ये कहा भी जाता है कि खरपतवार जैसे ही दिखाई दे उस पर नियंत्रण तुरंत करना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 20-25 दिन का हो गया, तो इस पर रसायन भी उतना काम नहीं करते। तो क्या बात ये सही है? निश्चित रूप से आपने जैसे बताया कि अगर शुरुआती तौर पर हम लोग इसका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, जैसे 20 दिन की फसल होने के बाद जो खरपतवार उगने शुरू होते हैं उसमें तो हम दवा डालेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन धीरे धीरे जब खरपतवारों की भी बढ़वार होने लगती है, वो भी अपनी मजबूत स्थिति में आने लगते हैं, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, उनके नियंत्रण के लिए आपको रसायन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और जब रसायन की मात्रा बढ़ाएंगे तो फिर वो उसका फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी। इसलिए हमारी फसल कमजोर होगी, उतना फायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए अच्छा तो ये रहता है कि समय से इनका उपयोग करें। जी। तो जैसा कि मौसम भी बरसात का चल रहा है, तो इस समय खरपतवार की समस्या सबसे प्रबल है। बिल्कुल जी। अनिल जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि एक तो खरपतवार की समस्या होगी, दूसरी फसल सुरक्षा भी हमारी फसल के लिए बड़ी आवश्यक होती है। तो धान की फसल को अगर दृष्टिगत रखते हुए फसल सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? धान में मुख्य तौर पर अभी इस स्टेज में एक लाल रंग का कीड़ा आता है जी, और जड़ में रहता है। सफ़ेद रंग का एक कीड़ा भी दिखता है, और जहाँ पर नमी कम होती है वहाँ पर आप लोगों को दीमक का प्रकोप दिखेगा। तो दीमक के प्रकोप अगर है फसल में और उसमें नमी है, पानी नहीं भरा है, तो हम लोग ग्रेन्यूल्स के तौर पर जो दानेदार जिसको बोलते हैं हिंदी में 4,8-10G का इस्तेमाल करते हैं। इसको 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ की मात्रा डालते हैं, और अगर उसमें पानी भरा हुआ है खेत में तो हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी में आता है, इसको भी हम लोग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे हर तरह का कीट नियंत्रण करना संभव हो सकेगा। अनिल जी, जैसे कि जिस खेत में हम खड़े हैं धान की फसल, तो अभी तो ये स्वस्थ दिखाई दे रही है, क्या इसमें किसी तरह के कीट लगने की संभावना है? जी बिल्कुल, संभावना तो हमेशा बनी रहती है। इसके लिए निगरानी बहुत आवश्यक है। हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन फसल की निगरानी अवश्य करते रहें, और जो ही किसी कीट का प्रकोप दिखाई दे तो उसमें उससे संबंधित जो भी दवा है उसको जरूर प्रयोग करें। जी, जैसे कि ये तो 20-25 दिन की फसल है, सबसे ज्यादा संभावना किस स्टेज पर होती है, जब कितनी बड़ी हमारी फसल हो जाती है? देखिए, अभी तो इसमें जैसे मैंने बताया अभी कि जड़ के कीड़ों की संभावना है, इसमें थोड़ा समय और बीतेगा तो फिर पत्ती लपेटक की भी संभावना बढ़ती है। उसके लिए हम लोग एक रसायन आता है क्यूनाल्फास को प्रयोग करने की सलाह देते हैं। अगर किसान भाई उसका प्रयोग करेंगे शुरुआती स्टेज में तो फसल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और अच्छा उत्पादन पाएंगे। जी। अनिल जी, जैसे कि आपने दीमक के बारे में भी बताया था, तो दीमक का प्रकोप ना हो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो बहुत अच्छा है कि फसल की बुआई से पहले ही या रुपाई से पहले तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच करवाने के उपरांत उसमें हम लोग उनको सलाह देते हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स का प्रयोग शुरू करें। इसमें हम लोग ट्राइकोडर्मा की सलाह देते हैं कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, गोबर की खाद में मिलाकर उसको सड़ाएं पहले 10-15 दिन तक, उसको अप्लाई करें। बहुत सारे फफूंदी जनित रोग उससे नहीं आएंगे। इसी प्रकार से बिवेरिया बैसियाना एक पेस्टिसाइड आता है, बायोपेस्टिसाइड, वो दीमक के लिए उसका भी अच्छा काम करता है। अगर बिवेरिया बैसियाना का भी शुरुआत करेंगे, भूमि शोधन से कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो फिर इसमें इन कीड़ों के आने की संभावना कम होती जाएगी। जी। अनिल जी, जैसे कि बरसात इस समय भी हो रही है और ये बरसात का मौसम भी है, तो बरसात के समय हमारे जो किसान भाई हैं जिनका ये खेत है, तो उन्हें किस तरह की निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्या उन्हें अपने खेत में ध्यान रखना है? देखिए, जैसे कि अभी चर्चा हुई मेरी आपसे, निगरानी बहुत बड़ी बात है फसल में करना।
निगरानी जो किसान करता रहेगा उसको जो भी रोग या कीट का या किसी पैथोजन का प्रभाव होगा वो शुरुआती दौर में ही पता चल जाएगा, और उस समय अगर उसका नियंत्रण कर लेंगे तो वो हमेशा फायदे में रहेंगे। जो अच्छा किसान होता है वो निगरानी जरूर करता है फसल की और समय पर उसका उपयोग करता है जिस चीज़ की आवश्यकता है। अनिल जी, जैसे कहते भी हैं कि धान पान उखेरा ये तीनों पानी के चेहरा, तो इस समय पानी हमें क्या भरा हुआ होना चाहिए या हमारे खेत में नमी रहनी चाहिए? किस तरह की स्थिति, किस तरह से हम प्रबंधन करें अपने खेत का? देखिए, जो आपने बताया कि पहले हम लोगों की ये मान्यता रही है कि धान के खेत में पानी भरा रहना आवश्यक है, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें बदल रही हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा खेत में पानी भरा रहे, बल्कि अब तो एक नई तकनीकी से भी जो धान की रोपाई की जा रही है, जिसको सीरी टेक्नोलॉजी बोला जाता है, आपने भी उस बारे में सुना होगा। उसमें हम लोग ये सलाह देते हैं कि पानी भर के ना रखें, और वैसे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पानी का प्रयोग कम से कम हो, बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना चाहिए। अब क्योंकि बरसात का मौसम है, अगर इसमें बारिश का पानी मिल रहा है तो भरा है तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा किसान भाइयों को कि अगर अपने संसाधनों से वो सिंचाई करते हैं तो कभी भी खेत में पानी भर के रखें। खेत में नमी रहे इतना पर्याप्त है अच्छे उत्पादन के लिए। जी। तो अनिल जी, जैसे कि एक तो खरपतवार की आपने बताई, कीट की बात बताई, क्या किसी तरह के रोगों की भी संभावना है कि रोग इसमें लग सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें रोग तो आते ही हैं धान में। खैरा रोग लग सकता है और भी विभिन्न प्रकार के पैथोजन से। तो खैरा रोग, जो जैसे आपने खैरा रोग बताया, खैरा रोग ना लगे तो इसके लिए पहले से कुछ हम प्रबंधन कर सकते हैं? नहीं, देखिए, रोग तो लगने के बाद ही उसका आप उपचार कर सकते हैं। उसकी निगरानी बस करनी बहुत ज़रूरी है। जो ही पत्ती में थोड़ा सा कत्थे कलर की होना शुरू हो, जैसे कि इसके नाम से आप देख रहे हैं खैरा रोग, जैसे खैर कत्थे को खैर भी कहते हैं, तो वो उस कलर की अगर पत्ती होती है तो धीरे धीरे वो फिर इसका मतलब रोग का प्रकोप बढ़ रहा है। उसी समय शुरुआती स्टेज में ही वो अपने नज़दीकी हमारी कृषि रक्षा इकाई से या किसी कीटनाशक विक्रेता से संपर्क कर लेंगे, और या हम लोगों के विभाग से किसी भी कर्मचारी से संपर्क करेंगे और उनको उस तरह से उपचार की जो विधि बताई जाए उसका उपचार करेंगे, तो फिर वो उस रोग से बचाव कर सकते हैं। जी। हमारी धान की फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हो, इसके लिए मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे आप? मूल मंत्र यही है, अच्छे बीजों का उपयोग करें, अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, और जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर ही फसल इसका उर्वरकों का प्रयोग करें, अच्छे बीज का प्रयोग करें, और लाइन से जरूर रुपाई करें। जी, लाइन से रुपाई करें। जी। अनिल जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब बरसे तो बांधो क्यारी, बड़ा किसान जो हाथ कुदारी। कहने का अभिप्राय ये है कि खेती किसानी में सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जहां हमने सतर्कता हटाई, अपनी नज़र अपने खेत से हटाई, तो समझ लिए नुकसान हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज हम आपको लेकर आए हैं ग्राम गंगापुर संसारा, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में एक किसान भाई के खेत पर, जो एक प्रगतिशील किसान है और बहुत सतर्क रहते हैं और वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं। चूँकि ये खरीफ का फसल का मौसम चल रहा है और खरीफ की प्रमुख फसल है धान, तो इनके धान के खेत पर आए हैं। ये अपने धान की खेत की देखभाल किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से रोग और कीटों पर नियंत्रण कर रहे हैं, इन सब विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। तो मनसाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनसाराम जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में धान की फसल की क्या संभावना कैसी है? देखिए सर, हमारे क्षेत्र में धान की फसल जो है बहुत अच्छी है, और धान ऐसे बारिश होती रही तो धान जो है हमारे यहाँ उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। जी जी, ऐसी बढ़िया फसल है। अब जैसे मनसाराम जी, ये हम आपका धान का खेत देख रहे हैं, बहुत बढ़िया फसल भी लग रही है। जी सर। इस समय आपको किस तरह के सामायिक कार्य करने पड़ रहे हैं जिससे आपकी फसल बहुत अच्छी हो? देखिए सर, इस समय जो है मेन जो हमें ध्यान देना है खरपतवार के ऊपर। जो हमारे खेत में दूसरे खरपतवार उग रहे हैं वो हमारे धान को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे आपके इस खेत में कौन कौन से खरपतवार हैं? ये जो हमारे खेत में ये मोथा है, इसको भादा भी बोलते हैं। ये जो है बड़ा ज़बरदस्त खरपतवार है। ये एक बार खेत में हो जाता है, जल्दी से जाता नहीं है। इसके लिए जो बहुत बड़ा हो रहा है तो दवा से मरता भी नहीं है, तो हमें लेबर लगाना पड़ता है जी। तो अब ये अभी दवा से मर जाएगा। इसके मारने के लिए हमें 2,4-D सोडियम साल्ट जो है वो दवा भी जो है बहुत अच्छी है, इसको डाल दीजिए, इसकी जड़ें यहाँ से सड़ जाती हैं और ये मर जाता है।
मनसाराम जी, ये आपकी जो फसल है ये कितने दिन की हो गई है? ये साहब हमारी फसल जो है एक महीने की हो गई। 1 महीने की हो गई। जैसे कि आपने एक ये खरपतवार बताया, और इसके अलावा और कौन से खरपतवार का प्रकोप इस पे दिख रहा है? ये साहब जो है इसमें भादा भी है, चकेड़ी भी है, ढेड़ भी है, इसमें 4-5 तरीके, और झूसा भी है। 4-5 तरीके के इसमें खरपतवार दिख रहे हैं। तो आप निराई गुड़ाई से करते हैं कि रासायनिक, जैसे कि आपने बताया रसायन का भी प्रयोग करते हो आप? साहब अगर खरपतवार बहुत बड़ा हो जा रहा है, जैसे किसी कारणवश उसमें दवा हम नहीं डाल पाए, तो उसमें जो है निराई के लिए लेबर लगाते हैं, और अगर छोटा है तो उसमें हम रासायनिक जो है दवाइयाँ डाल के उसको मार देते हैं। जी, ये जो फसल दिख रही है, अब इसमें क्या रोग अथवा कीटों के लगने की संभावना है? आप किसान के रूप में बताएं, क्या आपका अनुभव कहता है? जी सर, इसमें रोग लगने के समय अब आ गए हैं। अब जैसे जैसे मौसम बढ़ता जाएगा, बारिश होती जाएगी, उसी तरह से जो है इसमें रोग, खैरा रोग है, पत्ती लपेटक है, और सोकी रोग है, जो बीच से सोकी काट देता है, यहाँ से काट देता है तो उसमें सोकी सूख जाता है पौधा। तो ये सब रोग के लिए निगरानी करना जो है, प्रतिदिन जो खेत को देखना बहुत आवश्यक रूप से किसान के लिए बहुत वो है। जब तक देखेगा नहीं, रोग ऐसे ऐसे रोग चले हैं कि एक दिन में लगा, दूसरे दिन पूरे फील्ड में फैल गया। तो खेत को देखना अपने बहुत अनिवार्य है। किस तरह के कीटों का प्रकोप हो सकता है आपकी धान की फसल में? देखिए, कीट तो सबसे खतरनाक ही पत्ती लपेटक कीट है। ये जो है तुरंत जो है 10 घंटे में पूरे खेत में फैल जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एकदम तत्पर रहना पड़ता है कि जैसे ये लगे, इसकी हमने तुरंत उसकी व्यवस्था वहीं कर दी, समाप्त हो गया। नहीं तो ये चला जाता है 3-4 किलोमीटर तक चला जाता है एक दिन के अंदर। जी, कौन सा कीट लग रहा है, दवा कौन सी प्रयोग करनी है, या खरपतवार में रसायन कौन सा डालना है, ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? देखिए साहब, हमारे यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ है, कृषि विभाग के अधिकारी जो है निरंतर प्रयास में रहते हैं, और जैसे ही हुआ तो तुरंत अटैक हो जाता है। कृषि रक्षा अधिकारी महोदय जो है तुरंत उस पर रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से या चैनल अखबार के माध्यम से उसमें प्रसारण होता रहता है। किसानों को जागरूक करते रहते हैं समय समय पर। जो जैसा समय होता है उस हिसाब से उसमें जो है बताया जाता है कि अब आप लोग सतर्क हो जाइए, अब पत्ती लपेटक लगने वाला है या दूसरे रोग लगने वाले हैं। या फिर आप मोबाइल पे भी मैसेज आना आप किसानों को शुरू हो गए हैं कि आप इस महीने में ये कार्य आप करिए, या इस रोग के लगने की संभावना है। ये सारे किसानों को जो है काफ़ी जागरूक किया जा रहा है। मनसाराम जी, इस वर्ष आपको अपनी फसल से क्या उम्मीद है? देखिए सर, इस वर्ष जो है फसल बहुत अच्छी है, और हर साल से उम्मीद है कि इस वर्ष फसल हमारी जो है ज़्यादा बेहतर होगी। मौसम इसी तरह साथ देता रहा तो फसल जो है धान का रिकॉर्ड उत्पादन होगा सर। रिकॉर्ड होगा? जी सर, जी सर। मनसाराम जी, आपकी ये कामना जरूर पूरी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपने बताया किस तरह से आप अपने खेत की देखभाल कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आई। हालांकि उमस से लोगों को राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ वातावरण में नमी के चलते उमस का एहसास हो रहा है। आने वाले दिनों में संभावना है कि अनेक स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे और मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम औसत तापमान लगभग 26 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान औसत रूप से 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।